6 दिनों के अंदर चुनाव का ऐलान करो वरना मैं फिर से इस्लामाबाद आऊंगा। 26 मई की सुबह सुबह जिन्ना एवेन्यू में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अल्टीमेटम जारी कर रहे थे। किसके लिए? पाकिस्तान सरकार के लिए, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए। इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का लॉन्ग मार्च 25 मई की शाम को राजधानी इस्लामाबाद पहुंचा। इमरान ने इसे आज़ादी मार्च का नाम दिया है। इस्लामाबाद के डेमोक्रेसी चौक पर हजारों की भीड़ जुट गई। सरकार ने इस मार्च को रोकने का ऐलान पहले ही कर दिया था। पुलिस के साथ साथ सेना बुलाई गई। फिर शुरू हुई पत्थरबाजी, लाठीचार्ज और शेलिंग। डी चौक खाली करा लिया गया, लेकिन थोड़ी देर बाद भीड़ वापस लौट आई। पुलिस शेलिंग करती, लोग भागते। जैसे ही माहौल थमता वे फिर वापस आ जाते। ये क्रम 25 मई को रात भर चलता रहा। अगले दिन सुबह इमरान खान राजधानी में दाखिल हुए, अल्टीमेटम दिया और वापस अपने घर बनीगाला लौट गए। 6 दिनों के बाद क्या होगा, ये भविष्य के गर्भ में बंद है। फिलहाल आज हम जानेंगे इमरान खान के आज़ादी मार्च की पूरी कहानी क्या है। क्या शहबाज सरकार उनकी मांगों के आगे झुक जाएगी और इस्लामाबाद में राजनीतिक प्रोटेस्ट का इतिहास क्या रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लंदन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आज बात पाकिस्तान में चल रहे राजनीतिक प्रहसन की होगी। प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटने के बाद से इमरान खान देश भर में रैलियां कर रहे हैं। जिस चुनाव से इनकार करने पर उन्हें अविश्वास प्रस्ताव झेलना पड़ा, अब वो उसी पर अड़ गए हैं। उन्होंने इसे अपना इकलौता मकसद बना लिया है। 26 मई को पीटीआई का आज़ादी मार्च इस्लामाबाद में दाखिल हुआ। उनका इरादा रेड जोन को जाम करने का था। रेड जोन में संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री कार्यालय, चुनाव आयोग और दूसरे अहम मंत्रालयों की इमारतें हैं। इस इलाके में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास भी है। इस वजह से इस इलाके को अति संवेदनशील की कैटेगरी में रखा गया है। सरकार ने पहले ही कह दिया था कि प्रोटेस्टर्स को राजधानी में घुसने नहीं दिया जाएगा। उन्हें रोकने के लिए पुलिस के साथ साथ पाकिस्तान रेंजर्स को भी बुला लिया गया था। 25 मई की सुबह इमरान ने एक वीडियो रिलीज किया। इसमें उन्होंने अपने समर्थकों को डी चौक पर पहुंचने के लिए कहा। बोले, आप लोग पहुंचिए, मैं हुजूम लेकर आ रहा हूं। उनके समर्थक शाम तक डी चौक पर पहुंच गए, लेकिन इमरान का कोई पता नहीं था। इस्लामाबाद पुलिस कमिश्नर ने पहले ही कह दिया था कि रेड जोन में दाखिल होने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। वही हुआ भी। देर रात तक लाठीचार्ज होते रहे और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। प्रदर्शनकारियों की तरफ से पत्थरबाजी भी हुई, लेकिन इमरान तब भी नहीं आए। वो पहुंचे 26 मई की सुबह डी चौक से पहले जिन्ना एवेन्यू पर। वहां उन्होंने भीड़ को संबोधित किया। इमरान ने वहीं से सरकार को अल्टीमेटम दिया। बोले, 6 दिनों के अंदर नेशनल असेंबली भंग की जाए और जून में नया चुनाव कराओ वरना मैं फिर से राजधानी में लौटूंगा। उन्होंने सरकार पर 5 पीटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या का इल्जाम भी लगाया। इल्जाम और चेतावनी के तुरंत बाद इमरान अपने घर वापस लौट गए। उन्होंने डी चौक पर जाने की कोई जहमत नहीं उठाई। डी चौक पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता इंतजार करते रह गए। इससे पहले इमरान हौला दे रहे थे कि जब तक चुनाव का ऐलान नहीं होगा वे डी चौक से एक कदम नहीं हटाएंगे, वहीं पर बैठे रहेंगे। लेकिन अंतिम समय पर इमरान अपने कहे से मुकर गए। इसको लेकर सत्ताधारी गठबंधन उनके ऊपर तंज कस रहा है। कहा जा रहा है कि इमरान अपने लोगों को अधर में छोड़कर भाग गए। इस मामले में और क्या अपडेट्स हैं वो भी आपको बताते हैं। 26 मई को केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इसमें इमरान के ऊपर अवमानना का मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। 5 जजों की बेंच ने इस पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया गया। 26 मई को ही नेशनल असेंबली की बैठक भी शुरू हुई। इसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर अपना गुस्सा उतारा। बोले, यहाँ आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। सदन तय करेगा कि चुनाव कब कराना है। अगर आपको लगता है कि आप सरकार को ब्लैकमेल करेंगे तो आप भूल कर रहे हैं। ये ड्रामा आप अपने घर में करिए, इस सदन में आपकी मनमानी नहीं चलेगी। इसका मतलब ये कि सरकार इमरान खान के अल्टीमेटम को मानने के लिए कतई तैयार नहीं है। डी चौक को खाली करा लिया गया है। रेड जोन के अंदर सेना की तैनाती भी कर दी गई है। इमरान खान अपने कार्यकर्ताओं को एक बार धोखा दे चुके हैं। ये देखना दिलचस्प रहेगा कि 6 दिनों के बाद उनका भरोसा वापस लौटता है या नहीं। ये एपिसोड इमरान खान का राजनीतिक भविष्य तय कर सकता है।
अब इस्लामाबाद में हुई बड़ी रैलियों का इतिहास भी आपको बताए देते हैं। इस्लामाबाद में पहला बड़ा आंदोलन जुलाई 1980 में हुआ था। तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक तख्तापलट के जरिए सत्ता में आए थे। उन्हें जनता का सपोर्ट नहीं था। इस खालीपन को भरने के लिए उन्होंने धर्म का सहारा लिया। बहुसंख्यक सुन्नी आबादी को खुश करने में जुट गए। इसी क्रम में उनकी सरकार ज़कात और उश्र की व्यवस्था लेकर आई। इसके तहत रमज़ान के पहले दिन लोगों के बैंक अकाउंट से 2.5% की रकम काटी जाने लगी। शिया मुस्लिम इसके खिलाफ थे। 4 जुलाई 1980 को मुफ्ती जफर हुसैन के नेतृत्व में शियाओं ने राजधानी में डेरा डाल दिया। आखिरकार जिया सरकार को झुकना पड़ा। शिया समुदाय को ज़कात की अदायगी से छूट मिल गई। अगस्त 1988 में जनरल जिया एक हवाई दुर्घटना में मारे गए। उनकी मौत के बाद चुनाव हुए। इस चुनाव में जीतकर बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री बनी। शुरुआत से ही उनकी सरकार मुश्किल में रही। आईएसआई विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर अपनी ही सरकार की कब्र खोदने में जुटी थी। फिर अगस्त 1989 में नवाज शरीफ के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियों ने एक प्लान बनाया। वे इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद पर जनरल जिया की पहली बरसी मनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने राजधानी तक रैली निकालने की योजना बनाई। बेनजीर भुट्टो रैली के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने पहले राजधानी सील करने का फैसला किया, लेकिन बाद में सरकार ने इजाजत दे दी। रैली हुई, लेकिन कोई बड़ा बवाल नहीं हुआ। भाषण और श्रद्धांजलि के बाद लोग वापस लौट गए। ये रैली तो शांतिपूर्वक खत्म हो गई थी, लेकिन बेनजीर भुट्टो की सरकार में हलचल जारी रही। राष्ट्रपति गुलाम शाह खान से तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अगस्त 1990 में राष्ट्रपति ने भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोप में सरकार बर्खास्त कर दी। नए चुनाव हुए। इसमें भुट्टो की पार्टी हार गई। नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बन गए। हारने के बाद बेनजीर शांत नहीं बैठी। उन्होंने नवाज शरीफ पर हमले जारी रखे। वो लगातार आरोप लगाती रहीं कि 1990 के चुनाव में धांधली हुई है। नवंबर 1992 में उन्होंने इस्लामाबाद मार्च का ऐलान किया। आंदोलन बढ़ने के बाद राष्ट्रपति ने नवाज सरकार को बर्खास्त कर दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार को दोबारा बहाल कर दिया गया। इस फैसले से बेनजीर झुकने को तैयार नहीं हुई। जुलाई 1993 में उन्होंने दूसरी बार राजधानी तक मार्च करने का ऐलान किया। सरकार ने कहा प्रोटेस्टर्स को राजधानी में घुसने नहीं दिया जाएगा। आर पार की स्थिति बन चुकी थी। ऐसे में आर्मी चीफ जनरल वहीद अख्तर की एंट्री हुई। उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों को इस्तीफा देने के लिए कहा। दोनों ने चुपचाप कहा, मान लिया। राजधानी में अगला बड़ा प्रोटेस्ट 2007 में हुआ। मार्च महीने में राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिकार मोहम्मद चौधरी का इस्तीफा मांगा। चौधरी ने इस्तीफा देने से मना कर दिया। फिर मुशर्रफ ने चीफ जस्टिस को पद से बर्खास्त कर दिया। इसके खिलाफ वकीलों ने देश भर में प्रोटेस्ट किया। चौधरी को फिर से पद पर बहाल करना पड़ा। मुशर्रफ हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। नवंबर 2007 में मुशर्रफ ने आपातकाल लगा दिया। चीफ जस्टिस को फिर से बर्खास्त कर दिया। कई जजों को हिरासत में भी रखा गया। इसके बाद वकीलों ने फिर से प्रोटेस्ट किया। इस्लामाबाद तक रैली निकाली गई। अंत में सरकार को झुकना पड़ा। इफ्तिकार मोहम्मद चौधरी और दूसरे जजों को फिर से पद पर बहाल कर दिया गया। और फिर आया साल 2014। पीटीआई ने राजधानी इस्लामाबाद में 126 दिनों तक लगातार धरना दिया। प्रदर्शनकारी तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का इस्तीफा लिए बिना लौटने के लिए तैयार नहीं थे। फिर दिसंबर 2014 में पेशावर में आर्मी स्कूल पर आतंकी हमला हो गया। इस हमले में 140 से अधिक बच्चे मारे गए थे। इस हमले के बाद पीटीआई चीफ इमरान खान ने धरना खत्म कर दिया। इमरान राजधानी से हट गए थे, लेकिन कुर्सी से उनकी नजर नहीं हटी थी। इमरान 2018 में चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकाल का पहला बड़ा प्रोटेस्ट अक्टूबर 2019 में हुआ। मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलेमा इस्लाम फजल यानी कि JUIF ने 13 दिनों तक धरना दिया। इमरान को इस्तीफा देने के लिए अल्टीमेटम दिया गया। सरकार ने धरने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। JUIF के सहयोगी भी साथ छोड़ने लगे। इसके चलते फजलुर रहमान को धरना खत्म करना पड़ा। फिर नवंबर 2020 में खादिम हुसैन रिजवी की तहरीक लब्बैक ने फ्रेंच प्रेसिडेंट के बयान के बाद लंबा प्रोटेस्ट किया।
फ्रांस में सैमुअल पैटी नाम के टीचर की हत्या के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इस्लाम में सुधार की जरूरत बताई थी। इसको लेकर टीएलपी ने बवाल काट दिया। उनका प्रोटेस्ट अलग अलग चरणों में अक्टूबर 2021 तक चला। इमरान खान ने टीएलपी की मांगें मान ली, हालांकि उसका ब्यौरा कभी रिलीज नहीं किया गया। इस्लामाबाद में सबसे हालिया प्रोटेस्ट फरवरी 2022 में हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि पीपीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान सरकार के खिलाफ आवामी मार्च निकाला था। ये रैली 34 शहरों से होकर इस्लामाबाद पहुंची। 8 मार्च को संसद भवन के सामने ये रैली खत्म हो गई। इस रैली के महीने भर बाद इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। सरकार गिर गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी कि PMLN के शहबाज शरीफ नए प्रधानमंत्री बने। शहबाज सरकार के सामने वही पुरानी चुनौती आकर खड़ी हो गई है। ये चुनौती पाकिस्तान की राजनीति में क्या गुल खिलाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी यूनाइटेड किंगडम से है। यूके में पार्टीगेट कांड की फाइनल जांच रिपोर्ट जारी कर दी गई है। पार्टीगेट क्या है? दरअसल कोविड लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के दफ्तर और घर में कई पार्टियां हुई। इन पार्टियों में किसी भी तरह के कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं किया गया। लंबे समय तक बोरिस जॉनसन इससे इनकार करते रहे। फिर कुछ तस्वीरें बाहर आईं तो बहाने बनाने लगे। बाद में उन्होंने पार्टी की बात स्वीकारी, लेकिन इस्तीफा देने से मना कर दिया। सरकार पर दबाव बढ़ा तो जांच का आदेश दिया गया। पहले यह जिम्मेदारी कैबिनेट सेक्रेटरी सिमोन केस को सौंपी गई। बीच में ही पता चला कि इन पार्टियों में सिमोन के कई स्टाफ भी शामिल हुए थे। फिर जांच का काम स्यू ग्रे के पास पहुंचा। ग्रे ने ड्राफ्ट रिपोर्ट जनवरी 2022 में पेश कर दी थी। उधर लंदन पुलिस की जांच भी चल रही थी। 19 मई को पुलिस की जांच पूरी हो गई और 25 मई को स्यू ग्रे ने अपनी फाइनल रिपोर्ट पब्लिश कर दी। ग्रे की जांच में क्या सामने आया ये आपको बताते हैं। मई 2020 से अप्रैल 2021 के बीच पीएम ऑफिस में कम से कम 16 पार्टियां हुई। इनमें कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया। पुलिस की जांच के बाद 83 लोगों पर जुर्माना लगाया गया। जुर्माना भरने वालों में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का नाम भी शामिल है। इन पार्टियों में शामिल लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड्स और क्लीनिंग स्टाफ मेंबर्स से बदसलूकी की। ग्रे ने लिखा कि इतने ऊंचे ओहदे के लोगों से ऐसे बर्ताव की उम्मीद नहीं की जाती है। एक पार्टी महारानी एलिजाबेथ के पति प्रिंस फिलिप के अंतिम संस्कार से एक दिन पहले भी हुई। जिस समय पूरा देश शोक में डूबा था, उस समय रात के 4 बजे तक पीएम ऑफिस में शराब पीकर हंगामा हो रहा था। स्यू ग्रे ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा कि सरकार और सिविल अधिकारियों को अपने किए की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। रिपोर्ट बाहर आने के बाद यूके में हंगामा मचा है। लोगों की नाराजगी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी है। हालांकि जॉनसन का ऐसा कोई इरादा दिखता नहीं है। रिपोर्ट आने के बाद जॉनसन संसद पहुंचे। वहां उन्होंने पूरी जिम्मेदारी लेने की बात कही, लेकिन इस्तीफे से मुकर गए। जॉनसन ने कहा, मैं गलती स्वीकार करता हूं, हमें सीख मिल गई है, अब आगे क्या होगा। सांसदों की एक कमेटी पार्टीगेट कांड पर अलग से सुनवाई कर रही है। इसमें यह देखा जाएगा क्या प्रधानमंत्री ने संसद के सामने झूठ बोला। इसमें उनके पुराने बयानों और स्यू ग्रे की रिपोर्ट की पड़ताल की जाएगी। फिर प्रधानमंत्री से भी पूछताछ होगी। अगर उनका झूठ साबित हुआ तो उनकी पार्टी के सांसद उन्हें हटाने की कवायद शुरू कर सकते हैं, यानी बोरिस जॉनसन की मुश्किलें अभी जारी रहने वाली हैं। दूसरी सुर्खी पश्चिम अफ्रीका में बसे देश गाम्बिया से है। गाम्बिया सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति याह्या जाम्हे के ऊपर मुकदमा चलाने का फैसला किया है। जाम्हे का शासन जुलाई 1994 से जनवरी 2017 तक चला। इन 23 सालों में उसके ऊपर हत्या, बलात्कार, टॉर्चर समेत कई संगीन अपराध करने के इल्जाम लगे, लेकिन उसे कभी कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सका। जाम्हे सैन्य तख्तापलट के जरिए सत्ता में आया था। उसने शुरुआत से ही विरोधी पार्टियों और मीडिया को दबा कर रखा। समलैंगिकों से उसे खासी नाराजगी रहती थी। वो जड़ी बूटियों के सहारे HIV एड्स का इलाज करने का दावा करता था। जाम्हे ने कई सालों तक चुनाव का दिखावा भी किया। नतीजा पहले से ही तय होता था। फिर 2016 में वो थोड़ा दरियादिल हुआ, ऐलान किया कि अब की बार चुनाव निष्पक्ष होंगे। नतीजा, वो चुनाव हार गया। जाम्हे को झटका लगा। उसने नतीजा मानने और कुर्सी छोड़ने से मना कर दिया। तब गाम्बिया के पड़ोसियों ने उसके खिलाफ सेना उतार दी। तब जाकर जाम्हे ने कुर्सी छोड़ी और भागकर इक्वेटोरियल गिनी चला गया। नए राष्ट्रपति अडामा बैरो ने जाम्हे के गुनाहों की पड़ताल के लिए कमीशन बनाया। लगभग 400 गवाहों ने कमीशन के सामने अपने बयान दर्ज कराए।
कमीशन ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 2021 में ही सौंप दी थी, लेकिन चुनावों के चलते इसे टाला जाता रहा। अब जाकर सरकार मुकदमा चलाने को राजी हुई है। कहा गया है कि जल्दी ही एक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की जाएगी। तो क्या पीड़ित परिवारों को न्याय मिलने वाला है? जानकारों की माने तो इसमें एक पेच अभी भी है। दिसंबर 2021 में हुए चुनाव में राष्ट्रपति बैरो ने जाम्हे की पुरानी पार्टी से गठबंधन कर लिया। इसकी बदौलत वो दोबारा चुनाव जीत गए। बैरो ने जाम्हे के 2 समर्थकों को संसद में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद पर भी नियुक्त किया है। इस वजह से आशंका बढ़ गई है कि सरकार जाम्हे को सजा दिलाने में आनाकानी कर सकती है। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी अमेरिका से है। टेक्सास के युवाल्डी के स्कूल में मास शूटिंग की घटना के बाद साजिश वाली थ्योरीज जोर पकड़ रही हैं। युवाल्डी में सल्वाडोर रामोस ने 19 बच्चों समेत 21 लोगों की हत्या कर दी। बाद में पुलिस ने उसे मार गिराया। न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर एक धड़ा रामोस को ट्रांसजेंडर और अवैध अप्रवासी साबित करने में जुटा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि घटना को अलग रंग दिया जा सके और असली मुद्दे को दरकिनार किया जा सके। जानकारों की माने तो इसके पीछे अमेरिका की ताकतवर गन लॉबी का हाथ भी हो सकता है। अमेरिका में गन लॉबी कितनी ताकतवर है, ये राष्ट्रपति जो बाइडेन का लाचारी भरा सवाल सुनकर समझ में आ जाता है। युवाल्डी की घटना के बाद बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, हम गन लॉबी के सामने कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। ऐसा ही सवाल दशक भर पहले बराक ओबामा ने भी पूछा था। 2012 में कनेक्टिकट के सैंडी क्रोक एलिमेंट्री स्कूल में 18 साल के लड़के ने 20 बच्चों समेत 26 लोगों की हत्या कर दी थी। ओबामा बंदूकों की बिक्री से जुड़े कानूनों को सख्त बनाना चाहते थे, लेकिन उनका भारी विरोध हुआ। जो बाइडेन तब ओबामा के डिप्टी हुआ करते थे। गन रेगुलेशन का विरोध करने वालों में नेशनल राइफल एसोसिएशन का नाम सबसे ऊपर आता है। एनआरए के फायर आर्म्स इंडस्ट्री के साथ गहरे ताल्लुकात हैं। ये संगठन डोनाल्ड ट्रंप वाली रिपब्लिकन पार्टी में दखल रखता है, उन्हें चुनाव में मदद करता है, पार्टियों को चंदा देता है। ओपन सीक्रेट्स की रिपोर्ट के मुताबिक 1978 से 2020 के बीच गन लॉबी ने राजनीतिक पार्टियों को लगभग 1,500 करोड़ रुपए दिए हैं। 500 करोड़ से अधिक एनआरए की तरफ से दिए गए हैं। बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी गन लॉबी के खिलाफ खड़े होने का साहस तो दिखा रही है, लेकिन वे इसे अमली जामा पहना पाएंगे, दावे से कहना बेहद मुश्किल है। हम दुनियादारी में टेक्सास के स्कूल में हुई मास शूटिंग और अमेरिका के गन कल्चर के बारे में बता चुके हैं। विस्तार से जानने की अगर आपको इच्छा हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। दुनियादारी में सुर्खियां यहीं तक। अब विश्व कविता की बारी। आज हम आपके लिए पोलिश कवयित्री विस्लाव शिंबोर्स्का की कविता लेकर आए हैं। शीर्षक है सच्ची मोहब्बत। अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है विनोद दास ने। सच्ची मोहब्बत, क्या यह होना सहज बात है? क्या यह इतनी गंभीर चीज़ है? क्या यह दुनियादारी के लिए मुफीद है? उन दो इंसानों से भला दुनिया को क्या मिलेगा जो अपनी दुनिया में ही बने रहते हों? लाखों इंसानों में से अंधाधुंध तरीके से उन्हें छांट कर बेवजह बराबरी की ज़मीन पर ला दिया गया है, लेकिन वे मुतमईन हैं कि इसे ऐसे ही होना था। हालांकि किस बात का इनाम है यह? बस यूं ही मुफ्त में कहीं सुदूर से प्यार की रोशनी इन पर पड़ रही है, लेकिन इन दोनों पर ही इनायत क्यों? दूसरों पर क्यों नहीं? क्या यह नाइंसाफ़ी नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल है। क्या यह मेहनत से बनाई गई व्यवस्था को तहस नहस करना नहीं है? क्या यह ऊंची नैतिकता पर हमला नहीं है? जी हाँ, ये दोनों चीज़ें हैं। उस खुश जोड़े को देखो, कम से कम वे अपनी खुशी तो छिपा सकते थे, अपने दोस्तों की खातिर थोड़ी सी झूठी हताशा दिखा सकते थे, मगर उनकी हंसी सुनो, यह तो हमारी सरासर बेइज्जती है। उनकी ज़ुबान तो साफ तौर से धोखाधे है। उनकी छोटी छोटी मौज मस्तियाँ, उनके रस्म व रिवाज, रोज़मर्रा के उनके लंबे चौड़े तामझाम ज़ाहिर हैं। ये सब चीज़ें इंसानियत के ख़िलाफ़ एक साजिश हैं। अगर लोग इनकी राह पर चल पड़े तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल होगा कि चीज़ें कहाँ तक जा सकती हैं। फिर धर्म और कविता किसके सहारे रहेंगे? क्या याद रहेगा? क्या छोड़ दिया जाएगा? कौन बंध कर रहना चाहेगा? सच्ची मोहब्बत क्या वाकई ज़रूरी है? चतुराई और समझदारी तो यही है कि खामोश रहकर इस पर कुछ कहा ना जाए, जैसे ऊंचे तबके के घोटालों में हम करते हैं। मोहब्बत के बिना भी बेहद अच्छे बच्चे पैदा होते रहे हैं, और मोहब्बत करने वाले इतने बिरले हैं कि इनसे लाखों बरसों में यह दुनिया आबाद ना होगी। जिनको सच्ची मोहब्बत कभी नसीब ही नहीं हुई,
उन्हें बड़बड़ाने दीजिए कि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती। बस उनका यही यकीन उनके जीने मरने को आसान बना देगा। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।